विकसित भारत दिव्य भारत। माननीय गोलोक जी ने जब कहा कि इस विषय पर बात रखनी है पटना में, तो मुझे लगा कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। तो दिन रात तो आप लोग विकसित भारत ही सुन रहे हैं, दिन रात भाषण ही हो रहे हैं चारों तरफ, तो सब और हर कोई कहता है, घर से निकलता है, बिहार वाले उसको सबसे अच्छे से जानते हैं कि कहाँ है, कहाँ भैया थोड़ा विकास हो जाए तो बिहार छोड़। बिहार के लोग सबसे पहले विकसित होने के लिए अपना घर ही छोड़, तो घर छोड़ के विकसित तो हुआ जा सकता है, दिव्य नहीं हो सकता। तो भारत भी विकसित अगर अपनी संस्कृति, संस्कार और सम्मान के साथ नहीं होगा तो वो दिव्य नहीं हो सकता है। और कहा जाता है कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है, लेकिन इस देश के पूरब में विकास नाम की चीज वो अस्त होती है। क्यों हुई, किस वजह से हुई, आप लोग तो उसके जो कहें कि सीधे सीधे उसका अनुभव लेने वाले लोग हैं। हम भी वही कि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसलिए जानते हैं। और विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो मैं बिहार से ही शुरुआत करता हूं। 9% हैं हम लोग बिहार के लोग देश की आबादी में, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था यानी विकास में हिस्सेदारी की बात आती है तो 3% से भी कम, 2.8% रह जाते। अब ये तो संभव नहीं है कि विकास के देश में कुछ टापू बन जाए, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई कर्नाटक, कोई तमिलनाडु, कोई आंध्र प्रदेश, और सारी कहानी विकास की खत्म हो जाए। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस देश में सरकारों ने देश के विकास के लिहाज से कोई नीति तैयार नहीं। अभी गोलोक जी बता रहे थे कि दुनिया में क्या कोई ऐसा कुछ हम बनाते हैं क्या, तो उन्होंने तेजस का नाम लिया। लेकिन उससे पहले ये कि हम दुनिया में कितनी चीजों को मंगाना बंद कर दिया, तो 300 से ज्यादा चीजें हैं जो डिफेंस में हमने उसको उस लिस्ट में डाल दिया कि चाहे हो जाए इसको हम बाहर से मंगाएंगे नहीं। तो कहते हैं कि अगर घर में खाने का इंतजाम हो जाए तो फिर विकास की बात आगे बढ़ती है। अगर घर में सब कुछ बाहर से आ रहा है तो यानी आपको कमाई का अनुपात कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम सरकारी भाषा में अक्सर सुनते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आपको विकसित होना है, दिव्य होना है, तो सबसे पहले जो बेसिक है, मूल है, वो है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कितना है। इसीलिए मैंने शुरुआत ही यहीं से की कि घर छोड़ के विकसित भी हो गए तो हवा में लटके हुए लोग बड़े शहरों में वो विकसित तो हो जाते हैं, दिव्यता उनकी खत्म होती जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार, समाज, संस्कार से टूटते चले जाते हैं। अब हम बिहार की बात करते हैं और कैसे देश तेजी से बदल रहा है, तो एक आपके बगल का ही राज्य है पश्चिम बंगाल, उसका भी एक छोटा सा आंकड़ा। ये आंकड़े में इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, और बिहार जैसे हम बात करते हैं तो बहुत पुराना जाना पड़ता है हमें, बहुत पहले की विरासत, हम नालंदा, तक्षशिला, मगध, पाटलिपुत्र ये सब बात करते हैं। लेकिन बंगाल तो भी अंग्रेजों के समय ये पूरा का पूरा हिस्सा वो कलकत्ता ही जाता था, उसका भी हाल जानना चाहिए। 1960-61 में देश के जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी थी 10.5%। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, आज कहां खड़े हैं? 5.5% के आसपास। यानी सरकारों के बदलने से, उनकी नीतियों के बदलने से किस तरह से कोई राज्य पिछड़ता चला जाता है, उसकी देश के विकास में हिस्सेदारी कितनी कम होती जाती है, और जब ये हिस्सेदारी कम होगी तो किसी एक पर भार पड़ेगा, तो ये ठीक वैसे ही हो जाए जैसे किसी शरीर के एक अंग से आप कहें कि सारा काम तुम करते हुए चले। हाथ बड़ा मजबूत हो गया, आप कहेंगे कि सब कुछ उठा लो, ठीक उठा के उसने रख दिया, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी संतुलित नहीं होगी, शरीर के दूसरे अंग उसी तरह से काम नहीं करेंगे, आप सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन दौड़ते हुए दम फूलने लगेगा, यानी हृदय प्रदेश गड़बड़ हो जाए, आप उसको मध्य प्रदेश कह लीजिए, उत्तर प्रदेश कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, दूसरे राज्य कह लीजिए, तो जाहिर है कि पूरा देश विकसित नहीं हो सकता है। और हमें इस लिहाज से देखना बहुत जरूरी है। और आप जरा सोचिए कि बंगाल का क्या हाल हुआ
कि जो पर कैपिटा इनकम थी वो एक समय में नेशनल एवरेज से ज्यादा थी, 127.5% थी। अभी क्या हो गई, नेशनल एवरेज से बहुत कम हो गई, 83% घट कर रह गई। अब ये आपको लग रहा होगा कि आंकड़ों में बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसे थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। और अभी जब अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब पूरी सरकार बनी तो बजट पेश करने आई, तो आपको ध्यान में होगा कि दो राज्यों को लेकर बड़ी चर्चा हुई। एक राज्य था बिहार और एक राज्य था आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि इन दोनों राज्यों में जो पार्टियां थी उनके समर्थन से केंद्र में एक सरकार चल रही थी और कहा गया कि कुछ विशेष पैकेज चाहिए। एक आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज चाहिए जो एक समय में संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तो पूरे 5 के 5 साउथ इंडिया के राज्यों में सबसे बेहतर जो ग्रोथ इंजन था, जहां चंद्रबाबू नायडू ने साइबराबाद तैयार कर दिया, जिसको दुनिया भर की कंपनियां जब भारत में आती हैं तो सबसे पहले वहीं जाती है। बेंगलुरु से ज्यादा प्रेफरेंस हो गई, अब वो तेलंगाना का हिस्सा हो गया, हैदराबाद में। आज उस आंध्र प्रदेश की स्थिति ये है कि वहां पिछले 10-15 सालों में सरकारी नीतियां ऐसी रही कि सरकार चलती रही, पूर्ण बहुमत की सरकारें आती रही, लेकिन कमाल की बात है कि उद्योग धंधे धीरे धीरे ऐसे गायब होते रहे, सरकार की कमाई ऐसी गायब होती रही कि अब की सरकार के कहना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश का विकास करना है तो थोड़ा स्पेशल पैकेज चाहिए। तो स्पेशल पैकेज बिहार को भी चाहिए, जो लंबे समय से एक तरह से कहें कि जो मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष करता रहा आर्थिक तौर पर, वैसे तो बिहार ही देश चलाता है, और एक आंध्र प्रदेश जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तो देश के सबसे तेजी से विकसित या जो भी आप पैमाना कहें उस पैमाने पर खड़ा होता था। दोनों को आज चाहिए। और जब ये बजट आया तो इस बजट में पता नहीं आप लोगों ने उस लिहाज से उसको देखा कि नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति के लिहाज से बहुत देखते हैं, थोड़ा राजनीति कम कर दीजिए। जिसको कहते हैं ना, वो महमूद की फिल्म थी 70 के दशक की, मेरे ख्याल से उसमें गाना था कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, भैया सबसे बड़ा रुपया। ये रुपया आपको भेज देता है बिहार से बाहर। इसी रुपये की वजह से आपको किसी और के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है। और घर छोड़कर विकास करने वाले कहां खड़े हैं जरा सोचना चाहिए। ये सिर्फ यहीं के संदर्भ में नहीं, अगर हम दुनिया से जाके सिलिकॉन वैली चलाते हैं, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे हैं और हमारे नहीं है, तो क्या होता है उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोविड काल में आप में से किसी ने कार बुक की थी क्या? किसी ने कार बुक की थी? अगर किसी ने की हो तो हाथ उठाइए। कब किया था? कोविड काल में सीमांत से पढ़ना है, खरीदने के लिए, खरीदने के लिए किसी ने कार खरीदी थी कोविड काल में? किसी ने लैपटॉप खरीदा था? मोबाइल किसी ने खरीदा था? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक जानकारी आपको मैं बताऊं, कोविड काल के बाद इस देश में कोई भी सामान्य गाड़ी आप लेने जाइए तो 1 से 1.5 साल की वेटिंग। क्यों वेटिंग थी? क्योंकि कोविड के समय में जो सप्लाई चेन थी, जहां से सामान बनता था और जहां आता था, तो गाड़ी में लगती है चिप, इस आईपैड में भी लगी हुई है चिप, आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, सब में लगती है चिप। लेकिन चिप बनाते हैं दुनिया के सिर्फ 5 देश। अब आप विकसित होते रहिए, चिप बननी हो गई बंद, आपने बढ़िया पहिया बना लिया, बढ़िया सब इंजन बन गया, सब कुछ बन गया, बॉडी चमक के तैयार, वो चिप नहीं आई। अब पुरानी वाली जीप की तरह तो स्टीयरिंग चलेगी नहीं, सब ऑटोमेटेड है, सब एक बटन से चलती है। वो कहां से कंट्रोल होता है? अब आप एजेंसी में जाते हैं तो गाड़ी इंजीनियर ऐसे नहीं चेक करता है, वो बोनट पे आकर एक लैपटॉप रखता है, कनेक्ट करता है और एक झटके बताता है कि आपके इंजन में ये दिक्कतें हैं। तो अगर आपको विकसित भारत चाहिए तो वो चिप चाहिए। अब जो दुनिया के 5 देश हैं जो ये चिप बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, उसमें एक देश भारत हो गया। वो लोग ये कह रहे थे कि दुनिया में कौन कौन हमारी चीजें मांग रहा है, तो अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है जो पिछले 3 वर्षों में शुरू हुआ है, और 3 वर्षों के भीतर 5 बड़े प्लांट वो देश में लगे। 3 गुजरात में, 1 असम में, और 1 प्लांट लगने जा रहा है फॉक्सकॉन के साथ उत्तर प्रदेश में लगेगा। यानी जिसको बीमारू राज्य कहते थे, विकसित भारत के मुकाबले में वो भी खड़ा हो। यानी आपको दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट सर्विस अगर आपको भारत देने की स्थिति में होगा, तब तो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ पाएंगे।
वरना हम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी रहेंगे, सब कुछ हम लेके आएंगे। और अभी आज की चिंता हमारी बड़ी है क्योंकि चाइना से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बैलेंस हो गया, यानी हम जितने का खरीदते हैं उसका बहुत कम उसे बेच पाते हैं, क्योंकि हम तो झालर से लेके अपने गणेश लक्ष्मी से लेके सब वहां से ले लेते हैं, उनको बेच बहुत कम पाते हैं। लेकिन भारत की क्षमता कितनी है उसका एक अनुमान भी कोविड काल में लगा। मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेंटिलेटर की बात कर रहा हूं। एक समय में कहा गया क्योंकि चाइना से बन के आएंगे, हमारे देश की कार कंपनियों ने उसे बनाकर तैयार करके दे दिया। और क्यों? क्योंकि जहां चाइना में भी बनता था तो दुनिया भर से उसके 1000 से ज्यादा कंपोनेंट आते थे जो अलग अलग देश से वहां असेंबल हो जाता था, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब आज की तारीख में आप में से कितने लोगों को जानकारी है कि इस देश में, भारतवर्ष में जितने लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है 60% मेड इन इंडिया। विकसित भारत आप ऐसे तो नहीं हो सकते ना। अगर आपके देश में बना हुआ, मैन्युफैक्चर, असेंबल किया हुआ फोन आपके हाथ में नहीं है, आप सब कुछ बाहर से मंगा रहे हैं, तो फिर आप नहीं विकसित हो सकते। लेकिन हम उस रास्ते पर आगे बढ़े और उसके लिए क्या करना होगा? ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आए तो वो कैसे आएंगे? उनके लिए आपको दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है उनके मुकाबले, आपको एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा तैयार करके देना होगा। यानी गांव में एक किसान की उपज वो सबसे बेहतर कीमत पर मिले, इसका इंतजाम करना होगा। फिजिकल मंडी का भी, यानी वहां के लिए रोड चाहिए, सड़क चाहिए, कहीं फूड प्रोसेसिंग है तो वो चाहिए, बेहतर तरीके से हो जाए तो वो चाहिए। और दूसरा, अगर वो ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स पर बेचना चाहता है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में वो बिक सके। अब अभी इस बजट की मैं बात कर रहा था, तो इस बजट में कुछ आंकड़े जरूर आपको ध्यान में रखने चाहिए। जो रूरल डेवलपमेंट है 2,66,000 करोड़, 2.66 लाख करोड़, ये भारत सरकार के बजट में गांव के विकास पर खर्च किया जा रहा है। तो कई बार जिसको हम कहते हैं ना, क्या सारा का सारा सब अर्बन शहरी भारत हो जाएगा, तो उसका एक दूसरा पहलू है कि गांव में भी वो सारी सुविधा आएंगी, वो विकास के मानक यहां भी बेहतर होंगे, जीवन स्तर यहां बेहतर होगा। आदमी क्यों जाता है गांव से? क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। अगर वो सारी चीजें ठीक होने लगे तब वहां विकास के मानक शुरू हो जाते हैं। तब उसको लगता है कि ठीक है भाई, हम रात को निकलेंगे, हमें कोई गाड़ी छीन नहीं लेगा, हमारी कोई चुनौती नहीं कर लेगा, हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगा, तो वो विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जिसको हम कहते हैं ना कि आप कहीं आना जाना, वो लगता है सिर्फ एक चीज है, उसको अक्सर आप जाएंगे तो जो नितिन गडकरी हमारे राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं, तो उनके ऑफिस में एक लगा हुआ है कि अमेरिका कैसे बना? सड़कों ने अमेरिका को बनाया है। अब भारत में पता नहीं, मेरा अपना अनुभव है तो मैं उसका जिक्र जरूर करता हूं। 1996 हमारे एक मित्र का विवाह था देवरिया के लाल रोड से। हम विवाह कहां था? सिवान। और तब का सिवान महिंद्रा कमांडर गाड़ी हुआ करती, उसी से हम लोग चले और उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा में पहुंचे। तो जिसको कहते हैं ना कि अदृश्य शक्तियों ने हमें एहसास करा दिया कि हम बिहार में, और स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर गांव था, लेकिन रात को द्वारचार के बाद लौटने के लिए 2 कमांडर आगे पीछे लड़के गए। हम लोग कहते क्या दिक्कत है, 10 लड़के हैं, ऐसा क्या हो जाएगा? लेकिन ना, 10 लोगों को छोड़ने के लिए 20 लोग और छोड़ने गए। अब ये 1996 का दृश्य है। रात 6 बजे 7 बजे के बाद किसी भी रास्ते पर, नेशनल हाईवे पर भी ट्रक के अलावा कोई और साधन नहीं होता। तो विकसित कहां से होगा? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सुबह शुरू होने के, सूरज के निकलने के 5 घंटे बाद शुरू होती थी और सूरज ढलने के 2 घंटे पहले समाप्त होता। तो जिसको कहते हैं वर्किंग आवर, वो कितना रह गया? वो वर्किंग आवर जिसको लेकर आज दुनिया भर की चिंता होती है, कितना बढ़ गया है, इतना ज्यादा काम का दबाव, वो दूसरा है। उसका दूसरा हिस्सा था कि हम अपनी ह्यूमन कैपिटल का, कोई ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करते ही नहीं थे, क्योंकि हम उस तरफ सोच नहीं रहे थे। अब देश भर में जो सड़कों का जाल है, रेलवे का जाल है, हवाई अड्डे जो बन रहे हैं, और आप में से जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाते होंगे वो जरूर इसको समझते होंगे। और एक तो मैं आग्रह करूंगा कि
देश दुनिया में घूमते रहा कीजिए, भले जो है वो आपको लौट के यहीं आना है, ये अच्छा है, लेकिन जो मैंने कहा ना कि कोई भी विकास अगर संस्कार के साथ समृद्धि नहीं आएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसको मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहता हूं। इसका दूसरा पहलू मैं बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, इंडस्ट्री जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, रोड कनेक्टिविटी जरूरी। मैं आपको अभी सड़क का भी थोड़ा कुछ आंकड़े बताऊंगा, लेकिन जो संस्कार संस्कृति है वो अगर नहीं है तो कैसे गड़बड़ होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगने जा रही है, उसमें से एक प्लांट उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कहें कि मैं तुकबंदी कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, लेकिन मैं 2010 से ये बात लिख रहा हूं और एक बात मैं कहता था कि जिसके आराध्य दरिद्र हो वो समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता, जिसके भी आराध्य दरिद्र। अब ठीक है, तिरुपति भगवान वेंकटेश का मंदिर आजकल दूसरी वजहों से चर्चा में है, लेकिन वहां के मंदिर, वहां की समृद्धि, वहां के देव, वहां की पूजा, वहां का सम्मान, और 30% कंट्रीब्यूट करता है साउथ के 5 राज्य पूरे देश की जीडीपी। और जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उद्योग खोजने जाओ तो मिलते नहीं। सरकारी कुछ कुछ औद्योगिक चीजें बनी थी, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार रहा ही नहीं। मैं जिस शहर से हूं, प्रयागराज से, वहां 2019 के कुंभ से पहले कभी माघ मेला और कुंभ में कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ हो मुझे नहीं ध्यान। जिस शहर को लेकर कभी धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता में लिखा था कि मुझे लगता है कि इस नगर की कल्पना किसी ग्राम में देवता या किसी नगर देवता ने की होगी। इतना सुंदर वो इलाहाबाद था, वो आप अंग्रेजों के समय का कह लीजिए, उसके पहले कह लीजिए। जिस जमीन पर कहा जाता था, जिस भूमि पर कहा जाता था कि पहला गुरुकुल चलता था, महर्षि भारद्वाज का आश्रम, वहां की पहचान ही बदल गई थी। वहां समझ में नहीं आता था लोगों को कि ये भी शहर कभी ऐसे रहा हो। और जब 2019 का कुंभ हुआ तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आप लोग ये सब सुनिए और थोड़ा एस्पायर कीजिए इस पटना के लिए भी, अपने बिहार के लिए भी, जिसके बिना बात बनेगी नहीं। 7.5 मीटर की सड़क कुंभ के समय में 15 मीटर की सड़क। विकसित होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा बेहतर करना ही पड़ेगा, वरना जो आगे जाने वाला है वो कम सुविधा वाली चीजों को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है। फिर आप उसको कुछ भी कहिए, उसको कहिए कि वो अपने स्वार्थ के लिए आगे जा रहा है, लेकिन वो आगे चला जाता है। और एक आंकड़ा मैं देता हूं आपको, 2019 में प्रयागराज में कुंभ हुआ, अभी फिर से 25 में होने वाला है। 2019 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4200 करोड़ रुपए कुंभ पर खर्च किया। अब ये आंकड़ा आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कई बार कहा जाता है ना कि हिंदुओं पर इतना खर्च, हिंदू त्योहारों पर इतना खर्च, क्या है, सरकार खर्च करती है। तो कितना खर्च किया? 4200 करोड़, 4200 करोड़। और आपको पता है कि कुंभ से सरकार को कितना रेवेन्यू आया? 1,20,000 करोड़ रुपया। 1,20,000 करोड़, 6 लाख लोगों को उस 6 महीने के दौरान रोजगार मिला, उसी प्रयागराज की धरती पर, जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर एक दिन के लिए हो जाता है जब अमावस्या का स्नान होता है। यानी 4200 करोड़ खर्च किए, 12,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स मिला और 1,20,000 करोड़ का कुल रेवेन्यू मिला। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि 7.5 मीटर की सड़क 15 मीटर की होगी। अभी ताजा एक आंकड़ा बात करते हैं, बड़ी चर्चा अयोध्या की भी होती है। अयोध्या को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, काशी को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग से होती है। आज कोई भी कहता है तो वहीं की बात करता है। अब जैसे आप लोगों के सबके ध्यान में होगा कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां जाते हैं, तो तुरंत कोई सोते से उठा दीजिए तो कहेगा ताजमहल। नहीं भैया, ताजमहल में पीपल उगाता है, ताजमहल में नहीं जाते हैं लोग। 6 महीने में, ये सितंबर महीने में आ गए, मेरे पास जून महीने तक का आंकड़ा है। 6 महीने में अयोध्या में 11 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। औसत उस शहर के लोगों की जो आमदनी है वो 3 गुना बढ़ गई। औसत आमदनी जिस अयोध्या में, जिस पूरे, आप में से जितने लोग गए हैं वो जानते होंगे, नहीं तो फैजाबाद ही होता था, अयोध्या तो 700 मीटर का था। कुल श्री राम जन्मभूमि से लेकर हनुमानगढ़ी 700 मीटर था। उसकी किसी सड़क का, वो जिसको कहते हैं फुटपाथ, नहीं बना हुआ था, सिंगल रोड होती थी, वो भी कटी फटी होती थी।
आप लोगों से जो भी विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में गया होगा, कोई एक सड़क साबुत नहीं थी, मतलब पक्की कोई सड़क नहीं थी जिसका पूरा किनारा सही। और आज जब ये हुआ तो हम कहां बात कर रहे हैं कि फॉक्सकॉन जब अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाने की बात करता है तो उत्तर प्रदेश में लेकर विकसित भारत, दिव्य भारत का ऐसे बनता है, वरना नहीं बन सकता है। क्योंकि हमने अपने आराध्य को सम्मान दिया तो निश्चित तौर पर जब वो संस्कार, समृद्धि, संपन्नता ये सब जब आप करते हैं तो हमारी संस्कृति के साथ, हमारी विरासत के साथ आती है। और उसी से जुड़ा एक और आंकड़ा मैं देता हूं, मथुरा वृंदावन का। अभी राधा अष्टमी गई थी, 50,000 घरों में होम स्टे की वजह से उनकी आमदनी बढ़ गई। अब वहां रहने वाले लोग जो सिर्फ होली के समय, लेकिन अब इतने कार्यक्रम होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, एक दिल्ली से नजदीकी का भी उसको लाभ मिलता है। और जब आप दिल्ली से बिहार तक आएंगे तो लगभग बिहार पहुंचते पहुंचते तक आपको हाईवे छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं 2007 में CNBC आवाज के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव पहली बार कवर करने गया था, तो मैं जामनगर हवाई अड्डे पे उतरा, मैं राजकोट में उतरा, मैं अहमदाबाद में उतरा, तो मुझे लगा यहां तो सब जगह हवाई अड्डा है। ऐसे हम सुनते थे कि अमेरिका के बारे में, वहां छोटी छोटी जगह उड़ान है, लोग आते हैं। ये विकसित होने के साथ जब वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, लोगों की जेब में पैसे आए, तो होता हुआ दिखा आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 300 किलोमीटर की दूरी अधिकतम है, हालांकि अब और कम हो गई है। 200 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में आपको रनवे मिलता है या एयरपोर्ट मिल जाता है। और अभी मैं मध्य प्रदेश के खजुराहो गया तो वहां भी मैंने देखा कि शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है। पहले हमारा भी प्रयागराज का एयरपोर्ट इसी तरह का था, पटना वाला थी। हवाई जहाज से उतरते थे, बैग पकड़ते तो रास्ता दिखा देता तो उधर से निकल जाओ। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता कि आप जहाज से उतरें और अपना बैग लेके चल रहे। उसका प्रोटोकॉल है। सिर्फ इसी एक एयरपोर्ट पर देश भर में इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। वहां बस लगी होती है या फिर सीधे एरोड्रम पर आप जाएंगे। सिर्फ अकेला हवाई अड्डा देश में बचा। धक्का मारिए ना थोड़ा, देश विकसित हो जाएगा, बिहार नहीं विकसित होगा, कैसे चलेगा। और मैं पटना में बात कर रहा हूं तो यहीं के संदर्भ में बात करूंगा। और आप जरा सोचिए, आप कहते हैं कि लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेनें यहीं के लिए चलती हैं, कितना आप लोग यहां लौटा कर दे रहे हैं वो भी जरा सोचिए। विकसित होने का मतलब क्या होता है? जो जहां कमजोर है उसकी हैंड होल्डिंग भी करिए। यहीं तो निकल के गए हैं ना। अब कुछ और आंकड़े में देता हूं। 2023 की बात, काशी में 13 करोड़ लोग आए। एक आदमी औसत रुका तो 2,500 रुपए खर्च किया। अब काशी के लोगों का जाने अनजाने विकास हो गया। फूल वाले का हो गया, दूध वाले का हो गया, धर्मशाला वाले का हो गया, नाव वाले का हो गया, लाइट वाले का हो गया, मंदिर घुमाने वाले का हो गया, धूप बत्ती बेचने वाले का हो गया, पता भी नहीं चला। जब विकास होता है तो अपने आप को लेकर आता है। मैं बंगाल का भी बता रहा था ना, कहां 10.5% से 5.5% आ गए। एक टाटा का नैनो का प्लांट लगना था। कितने लोगों को आपको याद है पता नहीं। नैनो 1 लाख रुपए वाली कार वो चली गई थी कहां? गुजरात। गुजरात में वो कार तो बननी बंद हो गई, लेकिन वो देश का ऑटो का बड़ा हब बन गया। और बंगाल की किसान आज भी उस जमीन को जोत नहीं पा रहे हैं क्योंकि तो बंजर हो गई है, तो सीमेंट है या वहां कुछ नहीं है। ये ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सिंगूर, आपको याद होगा, उसका ही परिणाम है। जब आप विकास को बिना वजह रोकने की कोशिश करते हैं, राजनीति करते हैं, तो उसमें मुश्किल होती है। और इसीलिए मैं तो कहूंगा ये बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच ने ये जो संगोष्ठी की है वो पटना में कर रहे हैं। इससे सुंदर जगह नहीं हो सकती विकसित भारत को समझने की। मैं जब आता हूं तब सोचता हूं कि इस बार पटना में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार है। हर बार निराश हो जाता। आप लोग इसके हकदार हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में वहां के ग्रोथ इंजन को सबसे मजबूती से चला रहे हैं। आप लोग ड्राइवर हैं उसके। और आपके अपने राज्य में अगर किन्हीं वजहों से, राजनीतिक वजह हो, सामाजिक वजह हो, और मैं बार बार कहता हूं कि ये जब ठीक होता है ना, समृद्धि आती है, विकास आती है, तो दूसरे बंधन भी टूटते हैं। लोग कहते हैं कि जाति की बड़ी लड़ाई है। वो भी तो इसीलिए ना भैया, कोई कहता है हमारे पास कम है, तुम्हारे पास ज्यादा है, हम छीनेंगे, हम काटेंगे, हम लेंगे। अगर सबकी जेब भरी हो तो वो क्यों इस चक्कर में पड़ेगा? विकसित भारत, दिव्य भारत करना है तो ये जो समस्या है उसको दिमाग से जरा निकालिए। उस तरफ आप जाएंगे तो शायद वो करते हुए आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये जो विकास के साथ बहुत सी चीजें आती हैं, हम राजनीति में आते हैं और आजकल एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला बन गया है कि ये सब अंबानी अडानी को बेच दिया। जिस दौर में अंबानी अडानी को बेचने की बात हो रही है, उस समय में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी जिसको कहते हैं ना कि खाने के लाले पड़ गए, ऐसी वाली गरीबी में जो लोग रह रहे थे, वो 2015 में 18.7% थे। 100 में 19 लोगों को कपड़ा बांध के पेट पे सो जाना पड़ा। आज 7% कम, यानी इतने लोगों के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी कम, और ये ग्रामीण और शहरी दोनों जगह। और सोचिए क्या विचित्र है, पैमाना भी क्या है, $2.15, यानी 200-250 रुपया, इतना प्रतिदिन। इतने को हम मान लेते हैं कि इससे ऊपर कमा ले तो वो गरीब नहीं रहा। आज क्या मिलता है, इसमें क्या होता है, जरा सोचो। लेकिन अच्छी खबर क्या है, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो मिडिल इनकम जो पॉपुलेशन है, यानी इसको हम कहते हैं ठीक है आप बहुत पैसे नहीं है, बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन भैया अपने खाने कमाने भर का है, इज्जत से रहेंगे, मजे से रहेंगे, यानी 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए की जो पारिवारिक आमदनी है, वो लोग 2014 से 2024 के बीच में बहुत तेज रफ्तार में बढ़े हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इनकम ग्रुप है 2014 टू 2024, यानी 14 से 24 के दौरान जिसको हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, वो सबसे तेजी से बढ़ा है। 2018 से एक आंकड़ा और आपको जानना चाहिए, प्रति वर्ष हम 10,000 किलोमीटर देश में जोड़ देते हैं, 10,000 किलोमीटर। और क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच है, तो अगर इसकी बात मैं नहीं करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। भारत सरकार के बजट में 2014 से पहले 3200 करोड़ रुपए का बजट था बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, आप लोगों का तो काम है तो आप लोग निश्चित तौर पर जानते हैं। आज कितना है, लगभग 15,000 करोड़, 5 टाइम्स, 500%। और उससे हुआ क्या, सिर्फ चीन के बॉर्डर पर लगभग लेंथ के लिहाज से अगर नापें तो 6,000 किलोमीटर की सड़क है उस बॉर्डर पर, जहां पहले की हमारी सरकार के एक रक्षा मंत्री ने कहा था सड़क अच्छी बन गई तो चीन के लोग घुस आएंगे, हम क्या करें। आज हमारी सड़क अच्छी बनी है, और जब हमारा चीन के साथ विवाद हुआ तो 24 घंटे के अंदर जितने तरह के डिफेंस इक्विपमेंट थे हम वहां तैनात कर। विकसित भारत मतलब ये भी है ना, आप सीमा सुरक्षा करनी है, आंतरिक सुरक्षा करनी है, परिवार की आमदनी बढ़ाए, सिर्फ इससे नहीं होने वाला है ना। हम इतने बड़े देश हैं, उसमें सारी चीजें शामिल हो। अरुणाचल की सीमा पर 1800 किलोमीटर की सड़क हमने बना दी, 1800 किलोमीटर की सड़क। 2014 से 22 में 6,806 किलोमीटर की सड़क बन गई। ये विकसित भारत की वो चीजें हैं तो कई बार हमें दिखती भी नहीं। हमें क्यों दिखेंगी, वो तो तब दिखेगा जब कोई एक नेता खड़ा होकर कहेगा कि अरे ये तो हमारी जमीन वहां चली गई, तब ध्यान में आता है कितनी जमीन कब कब चली गई और आज हम किस स्थिति में खड़े हुए। विकसित भारत सिर्फ इतना भर नहीं होता है कि किसी एक जगह पर कोई उद्योग या कोई ऐसी चीजें लग जाए। विकसित भारत मतलब समग्र विकास है, और उस समग्र विकास के साथ जब आपकी जो कल्चरल अवेयरनेस है, कल्चरल अवेकनिंग है, आप लोगों को रोज याद आता है मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा तक सब याद आता है। तक्षशिला तो खैर थोड़ा अलग हो गया मामला, लेकिन जब ये सब याद आता है तो कुछ सोचते हैं आज क्या कर रहे हैं, आज का भी कुछ सोचते हैं या पहले वाला लेकर उसी में प्रसन्न रहेंगे। उससे काम नहीं चलने वाला है। आज के समय में डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, मानक हैं, उस पर आप कहां खड़े हैं, इससे काम चलने वाला, इससे तय होने वाला है। अच्छा है कि ये जो सरकार है इसने इस दिशा में सोचा, जिसको कहते हैं ना कि लोगों के जीवन स्तर में कैसे बेहतरी होगी, ये सोचा। और मैं जब बता रहा था आपको तो एक आंकड़ा जरूरी है, आप लोगों के ध्यान में रहना चाहिए। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर विकसित के लिहाज से कहें तो देश में जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, लेकिन तीसरे नंबर पर कर्नाटक, गुजरात नहीं है, तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था। आज
वहां पर ये चीजें बदली हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स वो भारत में है, सूरत डायमंड बोर्स, 6,60,000 स्क्वायर मीटर। पेंटागन 6,20,000 है, एफसीए क्रिस्टल 4,90,000 है। मतलब सारे हमसे नीचे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस हम बना रहे हैं। विकसित भारत, दिव्य भारत की जब बात हम करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, वो भी जानना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। हम दुनिया के अकेले देश हैं जो इतनी तरह की विसंगतियों के बाद अपने लोकतंत्र को अपने कलेजे से लगा कर चलते हैं। हमारे लिए लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, ये कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। और इसके साथ हम विकसित हो रहे हैं। हम चाइना नहीं है कि हमें कोई प्रोजेक्ट करना है और हमने 5,000 लोगों को उठाया, एक नई कॉलोनी बसाई, कहा 5,000 लोग अपना घर परिवार छोड़ेंगे, इस एसी जेट को बनाएंगे, 3 साल तक यहां से निकल नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, इतने दिनों काम करेंगे, कर लेंगे तो वो ध्वस्त कर दिया, वो ध्वस्त कर दिया, 3 साल बाद निकल के चले जाए। हम ऐसे नहीं करते। हमारे यहाँ वो सारी मुश्किलें आती हैं जो एक सोसाइटी के, एक कहते हैं कि उसके आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया में होती है, हम उन सबको सहमति करते हैं, समझाते हैं। ये हमारी पावर है। आज की तारीख में हमारी शक्ति इससे भी है। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में, दुनिया के किसी देश में आज की तारीख में ये स्थिति नहीं है। उसका जिक्र गोलोक जी ने किया, लेकिन आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, ताकत होना अलग चीज है, किसी देश ने वो स्थिति नहीं बनाई। अमेरिका एक पक्ष के साथ खड़ा है, क्यों? क्योंकि उसको गोला बारूद देना है, उसको नाटो में लेके आना है, उसको अपना बेस बनाना है, मिलिट्री बेस बनाना है। चाइना तो वैसे भी डिक्टेटर है, वो रशिया के साथ खड़ा हुआ। दुनिया 2 हिस्सों में बटी, कोई किसी के साथ बात नहीं कर सकता। भारत अकेला देश है जिसके प्रधानमंत्री दोनों जगह जाते हैं, पुतिन से भी आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, और जेलेंस्की के कंधे पर भी सहानुभूति वाला हाथ रखने की स्थिति में। अभी वहां पर जो फ्यूचर समिट होने हुई है, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को रखे और बार बार वो कह रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये डिसाइसिव लीडरशिप के साथ आता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहे हैं, अभी आज ही मैंने पढ़ा कि चाइना से 50 बड़ी कंपनियां वो बाहर निकल रही, और उसमें से बड़ा हिस्सा भारत आने वाला है। अब वो कैसे आता है? वो तब आता है जब आपकी पॉलिसी बार बार बदल नहीं है। हमें पता है ना भाई कि हम यहां पर आएंगे तो ठीक है, हम इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यहाँ इतने लोग आने वाले हैं, बड़ा व्यवस्थित होगा, हम आए और कोई मिले ही नहीं है, एयरपोर्ट पे उतरे, हमको पता ही नहीं है। ये मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं, लेकिन नीति के तौर पर क्या है, हम कहीं पैसे लगाने जा रहे हों और हमें पता नहीं कि हमारा पैसा पानी में जाएगा, कल को कोई गुंडा आएगा, हमसे वसूली कर लेगा, कल को कोई अधिकारी आएगा लाइसेंस के नाम पर हमसे लाल फीताशाही करेगा। इसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो 2004 से 14 के दौरान चला, पॉलिसी पैरालिसिस। और आज हम पॉलिसी पैरालिसिस से परफेक्ट पॉलिसी के दौर में आ रहे हैं। हमारी आज ये स्थिति कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, हमें उसमें कोई मुश्किल नहीं आती। ये भी हमारी बड़ी शक्ति है। और एक और बड़ी ताकत है जिसको बार बार कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से हम जानते हैं, और विकसित भारत के लिए ये सबसे आवश्यक है। स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। बार बार लगता है हम थोड़ा सेमी स्किल्ड हैं, और स्किल करना है और स्किल करना है, लेकिन हम सबसे ज्यादा हमारे पास वो जिसको कहते हैं ना ह्यूमन डिविडेंड है, उसकी वजह से हमें करते हैं। एक और हमारी ताकत है जिसपे थ्रेट बहुत है, और वो है इंटरनल केओस। अगर हम विकसित भारत चाहते हैं और उस विकसित भारत में हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी भी वजह से अगर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो हम विकसित भारत, दिव्य भारत की तरफ नहीं बढ़ सकते। यहां हमारे लिए थ्रेट बहुत है, लेकिन उस थ्रेट में भी आप कल्पना कीजिए कि जो एक्सट्रीम नक्सलिज्म था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था, वो आज लगभग हमने समाप्त कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कुछ भी कर सकते हैं? कार बनाना, मोबाइल बनाना, ये सब तो अपनी जगह है कि हम 2 फैक्ट्री 3 90 फैक्ट्री पहुंच गए, सब कुछ अपनी जगह। वैक्सीन हमने टफेस्ट डेडलाइन में बना लिया, और आज हम सब लोग जो मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं,
उसकी एक बड़ी वजह यह है, वो 2-3 महीने 6 महीने याद कीजिए, किसी को लगता था दुनिया ऐसी की तैसी मिल जाए, जेब में कितना पैसा है, कितना घर है, कितनी गाड़ी है, सब भूल गए। किसी को समझ में नहीं आता था हम इतने कैपेबल हैं, हमारे साइंटिस्ट इतने कैपेबल हैं, हमारी पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, तब हम विकसित भारत दिव्य भारत की बात कर सकते हैं। और जो मैंने शुरू में ही कहा कि आज हमारा देश ऐसा है कि हम किसी हिस्से से किसी हिस्से की तरफ जाते हैं। एक समय में था रात को सिर्फ ट्रक चलती है, आज स्थिति है कि फास्टैग होने के बावजूद, टोल वाला सिस्टम होने के बावजूद गाड़ियों की लाइन लगी है, क्योंकि 4 लेन के एक तरफ 4 लेन पर भी लगातार गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। एक रोड पर 50,000 से 1 लाख कारें प्रतिदिन गुजर रही, यानी आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक और बड़ी कमाल की बात है, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा जो नौजवान है, जो सबसे फ्रेश ब्रेन होता है, सबसे बेस्ट ब्रेन होता है, वो क्या कर रहा है? एक समय में कहते थे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर चले जाते हैं। आज के समय में स्टार्टअप कैपिटल है वर्ल्ड की भारत। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे भारत में है। यानी 2-4 नए बच्चे तय करते हैं तो कहते हैं कि ये काम शुरू करेंगे, 2-4 बच्चे मिलकर शुरू करते हैं, 10 बच्चों को रोजगार देते हैं, स्थानीय स्तर पर चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी काम करती है, वो विकसित भारत दिव्य भारत की तरफ रास्ता ले जाता है। क्योंकि जब हम जितने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, जितने ज्यादा लोग, जिसको कहते हैं कि हिस्सा देना, तो जैसे मैंने कहा था विकास के टापू नहीं बन सकते, तो कुछ लोगों के हाथ में जब जाएगा तो वो भी नहीं हो सकता। सभी राज्यों में जाएगा तो वहां के नौजवानों का हिस्सा वो कितना है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, आप लोगों को रोचक लगेगा। कई बार हम लोग कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ इतनी से इतनी हो जाएगी तो क्या होगा। 6% की जीडीपी ग्रोथ है और आपकी इनकम 20,000 रुपए है, तो अगर 8% हो जाए तो आपको 40,000 औसत आमदनी होगी, 10% हो जाए तो 62,000 आमदनी होगी। ऐसे समझेंगे तो समझ जाएंगे। वरना जीडीपी ग्रोथ हो गई 17 लाख करोड़ से, इकोनॉमी थी 45 लाख करोड़ की हो गई, हमें क्या? पंजाबी में कहते हैं सानू की, भाई हमारी जेब में क्या है? तो अगर जीडीपी ग्रोथ 6% है, आपकी कमाई 20,000 है, तो इस बात की संभावना है कि 8% की जीडीपी ग्रोथ पर आपकी कमाई औसत 40,000 रुपए, यानी 2 गुना हो जाएगा। और आज की तारीख में जो अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2030-31 तक हम $7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, अभी हम $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी जाए, 3rd लार्जेस्ट तो हो ही जाएंगे। लेकिन अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मिडिल इनकम को फास्टेस्ट ग्रोइंग। अभी कल की मैं रिपोर्ट पढ़ के आ रहा हूं, जब मैं यहां आ रहा था तो मिडिल इनकम में भी जो उसके ऊपर जो हायर मिडिल इनकम है, यानी उच्च मध्यम आय वर्ग, यानी जिनके पास गाड़ी था, घर था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, अब उनके पास इतने पैसे हो रहे हैं कि वो साल में एक बार विदेश की यात्रा भी कर लेते, अब वो घूमने के लिए भी कहीं चले जाते हैं। तो विकसित भारत मतलब कि जब आप अपनी सहूलियत से जितनी चीजें कर पाते हैं उसमें जो सुविधा है वो बढ़ जाए। आपको कहीं से कहीं जाना है, काम के लिए जाना है तो जाएंगे, भाई पैसा लेके जाएंगे, किसी से मांग के जाए, लेकिन ना हम अपनी सहूलियत और सुविधा, हमारा मन कर गया कि चलो आज दर्शन करके आते हैं, चलो ऐसे ही घूम के आते हैं, तो आप चलेंगे। जो पटना है, राजगीर, नालंदा जाए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यादातर लोग हो गया है, सुना बड़ा बढ़िया स्काई वॉक बना हुआ है वहां, पता नहीं आप में से कितने लोग गए, कितने लोग गए स्काई वॉक? ग्लास वाले कोई गया? सिर्फ 6 लोग निकले पूरे हॉल में। आपके अपने बिहार में ऐसी चीज बनी हुई है और आपने नहीं देखा है तो दूसरे को क्या बताएं? 3 घंटे का रास्ता है यहां से, 3 घंटे के रास्ते पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो दूसरा क्यों आएगा वहां से वहां जाने के लिए? ये भी तो बहुत जरूरी है ना। और इसीलिए इन आंकड़ों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी एस्पिरेशन तो पैदा हो। पिछले 10 सालों में इस देश में आकांक्षी वर्ग बहुत पैदा हुआ है। उसी एस्पिरेशनल क्लास ने ये जो डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर हम यात्रा कर रहे हैं उसको बड़ी आसानी से उस तरफ लेके जा रहे हैं। और हम जिन स्थितियों में हैं उसमें जो सबसे बड़ा कमाल का काम हुआ है, हम बार बार कहते हैं ना कि हम तो कौन से देश थे जो दुनिया को, हम दुनिया का दादा नहीं कहते, वैसा कुछ नहीं कहते। अभी गुरु जी विश्व गुरु, गुरु क्या है? ज्ञान वाला है ना। ज्ञान मतलब क्या?
दुनिया में जितने तरह के इनोवेशन हो रहे हैं, हम वहां कहां खड़े हैं। आप विकसित नहीं हो सकते अगर आप इनोवेट नहीं कर पा रहे, नया नहीं सोच पा रहे, जिसको हिंदी में नवाचार शब्द कहते हैं। आप एक ही लीक पर चले जा रहे, कुछ नया सोचने का आप सोचते ही नहीं है, क्यों जोखिम लेना, क्यों करना। लेकिन हम इनोवेट कर रहे हैं और बेहतर इनोवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इनोवेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो दिशा है वो दुरुस्त है, हम ठीक राह पर जा रहे हैं, हमारी अपनी क्षमता जो है वो हम विकसित कर रहे हैं। लेकिन समाज में कई तरह की विसंगतियां हैं जिसको दूर करना है। हम दूसरे को छोड़ देना, व्यक्तिगत तो कर सकते हैं, जाति के आधार पर कोई फैसला नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र भाषा के आधार पर कोई फैसला नहीं करेंगे, अपना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन आप जरा बाहर निकल के तो देखिए ना, कभी कोई ऐसा नहीं कूप मंडूक हो गए, कुएं का मेढक हो गए, अरे नहीं हम तो बहुत बड़े तोपची थे, बाहर निकले तो गए वो तोप इतनी छोटी थी, वहां बड़ी बड़ी तोप रखी हुई। उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि आप दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसके हिसाब से अपना आकलन कीजिए, और ये जिसको कहते हैं ना कि आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। क्योंकि इंटरनल केओस का खतरा इस विकसित भारत के रास्ते में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हम सब कुछ बनाते जा रहे हैं, लेकिन अब पिछले 2 महीने से हम क्या खबर पढ़ रहे हैं। अब मैं आंकड़े देख रहा था, तो ये आंकड़े आपको कुछ बताता ही हूं, आप लोग के काम भी आएंगे। 14 से अभी हमारी जो नेशनल हाईवे की जो लंबाई है 60% बढ़ी है। आज हमें 1,46,145 किलोमीटर नेशनल हाईवे वाले नेटवर्क वाले देश में, तो हमारा 4 लेन का हाईवे हुआ करता 2.5 गुना बढ़ गया, 18,387 से 46,179। 2 लेन के बीच, इस तरह से अलग अलग जो चीजें हैं वो बढ़ी। जो एक्सपेंडिचर है वो 9.4 टाइम्स बढ़े, यानी करीब 10 गुना। आंकड़ों के हिसाब से कहें तो 11,11,000 करोड़। और जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो फिर वही बात सामने आ जाती है कि क्या हम जो इंटरनल केओस है, जाति के आधार पर, क्षेत्र भाषा के आधार पर समाज में जो विभाजन हो रहा है उसको रोक पा रहे हैं क्या। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, विकसित भारत के रास्ते में और कोई चुनौती है ही नहीं। हमारा सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारे पास जमीन तैयार है, नीति तैयार है, नेता तैयार है, दुनिया स्वीकार कर रही, दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। अभी सिस्को के चेयरमैन ने कहा कि आने वाले समय में चाइना के बराबर की इकोनॉमी होगी, और आप सोचिए कि हम 3.6 ट्रिलियन है, वो 18 ट्रिलियन है, हमसे करीब करीब 5-5.5 गुना इकोनॉमी है, और वो कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं। दुनिया के सारे देशों में मंदी आ गई, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम 8.2 अभी हुआ, अभी भी हम 7 से 8% पर नियमित तौर पर बनेंगे, ये हमारी ताकत है। लेकिन जब हम उसमें इस तरह की बाधाएं पैदा होते हुए देखते हैं तो खतरा भी दिखता है, डर भी लगता है, ये सारा कुछ तो खत्म हो जाएगा। एक सिलेंडर फट जाता, अगर एक ट्रेन में आग लग जाती, तो हम यहां अभी बैठकर दूसरी चर्चा कर रहे हैं। ट्रैक 50 सालों में जितना बना उतना पिछले 10 सालों में बन गया, लेकिन अगर एक ट्रैक उड़ा दिया गया तो फिर क्या होगा। हम आज की तारीख में जो दुनिया के दूसरे देशों में हम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ये सब हम एस्पायर करते थे, वहां की फोटो आ जाती थी, ऐसी ट्रेन चलती है, तो हम लोग कहते थे ऐसी भी ट्रेन चल सकती है, हमारे यहाँ की ट्रेन बनते थे, मीम्स बनते थे। आज हमारी ट्रेन के आगे दुनिया की कोई ट्रेन ऐसी नहीं जो उससे बहुत अलग हो या बहुत बेहतर है। बुलेट ट्रेन भी हम एस्पायर कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या होगा, वो लोग ये भी कहते थे देश में इतने एयरपोर्ट क्या होगा, बहुत लोग तो मतलब गुस्से में कहते थे, वो खुद तो हवाई जहाज से चलते थे, उनके पास तो गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था सब रहती थी, आम आदमी यानी कॉमन सिटीजन वहां तक ना पहुंचे, यानी विकसित होने का सिर्फ अधिकार उनको रहे। रेलवे ट्रैक्स पर जो कुछ ये हो रहा है, ये इसको मैं बार बार कहता हूं कि इंटरनल केओस का खतरा बड़ा है। हम दुनिया के निशाने पर भी, विकसित भारत के रास्ते में ये मुश्किल है, और उन मुश्किलों को हम कम से कम अपना वाला हिस्सा दूसरे को नहीं समझाएंगे, हम यहां खड़े लोगों से नहीं कहेंगे मैं तय करूंगा। हम तय कर लेंगे तो हो सकता है बहुत से लोग जो हमसे, कई बार होता है किसी ने हमको उकसाया, हम कुछ किए नहीं तो वो भी ठंडा पड़ गया, उसने कहा यार ये तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करता,
इसको तो किसी बात को कुछ कहो दे बोलता ही नहीं। मुझे लगता है इस नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर इस नजरिए से हम देखेंगे तो यकीन मानिए, मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत मतलब जिसको कहेंगे दूर की कौड़ी वाला मसला नहीं। ये बहुत ज्यादा लंबा सफर, लंबी यात्रा नहीं बची हुई विकसित भारत का। विकासशील से विकसित के मुहाने पर हम खड़े हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जब लंबी यात्रा आप करते हैं, किनारे पर पहुंचने वाले होते हैं, तो सबसे ज्यादा सावधानी का, सतर्कता का वक्त वही होता है, क्योंकि उसी वक्त आपकी हिम्मत भी छूटती है। उसी वक्त सबसे ज्यादा आप जिसको कहते हैं कि उत्साह में होते हैं, अतिरेक उत्साह का, वो आपको परेशान करता है। उसी वक्त आपको लगता है कि अब तो आ ही गए, अब क्या करना है। हम उस वहां पर, और मुझे लगता है कि हम अगर वो सतर्कता करेंगे, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के साथ, अपनी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बिना किसी संदेह के विकसित भारत, दिव्य भारत बहुत दूर की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।